गर्ल्स, आयनिक इक्विलिब्रियम में मैंने आपके साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ डिस्कस किया और फिर मैंने आपको बताया था कि जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की बात है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कम्प्लीटली आयनाइज होते हैं, तो जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की बात है वो आएगी सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, कि टोटल आयंस का कितना फ्रैक्शन आयोनाइज हो रहा है, या टोटल जो मॉलिक्यूल के मोल्स हैं उसका कितना फ्रैक्शन आयोनाइज हो रहा है, क्योंकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं दे आर नॉट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड। तो अब हम करेंगे आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, एंड दैट वाज डिस्कस्ड इन डिटेल बाय ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। इसको आप ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी बोलते हो, बिकॉज वी नो दैट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइज पार्शली। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन, dynamic equilibrium is established between ions and the unionized molecule, which I have already explained to you कि जो weak electrolyte हैं, क्योंकि वो partially ionize होते हैं तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती और एक तरह का इक्विलिब्रियम बनता है विच इज़ कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम, आयंस और अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल के बीच में। ऑसवाल्ड ने अप्लाई किया लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम टू सच इक्विलिब्रिया। ठीक है, ऑसवाल्ड ने अप्लाई किया लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम टू सच टाइप ऑफ इक्विलिब्रिया एंड obtained a relationship which is called Oswald dilution law. वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बोल रहे हैं कि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर एग्जाम्पल दिस AB इज़ ए बाइनरी, ठीक है, 2 एटम्स हैं इसमें और इट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और इसका एक्वस सॉल्यूशन जो है वो इस तरह से आयनाइज हो रहा है कि आयनाइजेशन इज़ नॉट कंप्लीट एंड देयरफॉर इट इज़ ए इक्विलिब्रियम इज़ एस्टैब्लिश्ड। तो हम ये बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल जब आप रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हो तो कंसंट्रेशन इज़ ऑफ AB इज़ C। ठीक है, इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन C मोल्स पर लीटर है और उस टाइम पे जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुई ये और ये नहीं बने हैं अभी, तो इनकी कंसंट्रेशन आप 0 ले लोगे। लेकिन एट इक्विलिब्रियम सपोज करो हम 1 मोल AB से स्टार्ट कर रहे हैं एंड अल्फा इज़ द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, अल्फा इज़ द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और 1 मोल से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो जो कंसंट्रेशन लेफ्ट बची वो आ गई C1 माइनस अल्फा, मतलब टोटल का इतना आयोनाइज हुआ, तो इनकी कंसंट्रेशन हो जाएगी C अल्फा बिकॉज अल्फा इज़ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो अब अगर इसको लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे तो आपको पता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बोलता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट इज़ अ कांस्टेंट। ठीक है, ये आपके प्रोडक्ट हैं, इनकी मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट मोलर कंसंट्रेशन, दैट इज़ अ कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या बनेगी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ AB। इन सारी वैल्यूज़ को अब अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ तो ये C अल्फ़ा है, दिस इज़ C अल्फ़ा डिवाइडेड बाय C1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, ये हो गया C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर और C1 माइनस अल्फ़ा, C से C कैंसिल, तो आपके पास बन गई इक्वेशन C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। आई थिंक इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये आपको पता ही है। अल्फ़ा इज़ द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, क्योंकि ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं हो रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि सपोज़ अगर हम C मोल से स्टार्ट कर रहे हैं तो एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हो गई C1 माइनस अल्फ़ा, तो A और प्लस की हो गई C अल्फ़ा, B की भी हो गई C अल्फ़ा। ये हो गया KD की वैल्यू, तो KD आपके पास क्या आ गया, C अल्फ़ा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, ये इक्वेशन लिखी मैंने यहाँ पे, C अल्फ़ा स्क्वायर इज़ 1 माइनस अल्फ़ा, दिस वन। तो अब आपके पास, आपको पता ही है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज़ वेरी वेरी लेस, और हम ये बोल देते हैं कि फॉर एग्जांपल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फ़ा इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, दैट मीन्स इन कंपैरिजन टू 1 अल्फ़ा कैन बी नेग्लेक्टेड। अगर हम टोटल 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन कम होती है तो उसमें डिग्री ऑफ आयनाइजेशन 1 से बहुत बहुत कम होगी, तो 1 के कंपैरिजन में अल्फ़ा कैन बी नेग्लेक्टेड। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गई, KD इज इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस अल्फ़ा हो गया ख़त्म, इक्वल टू 1, तो ये बन गया आपके पास C अल्फ़ा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर इज़ KD अपॉन C और यू कैन कॉल अल्फ़ा इज़ अंडर रूट ऑफ KD अपॉन C। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, जो बोलता है कि अल्फ़ा इज़ अंडर रूट ऑफ KD अपॉन C, और यू कैन से अल्फ़ा इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, जो आपके सामने है, बिकॉज KD इज़ ए कांस्टेंट। तो मैंने क्या लिखा है इसको, अल्फ़ा इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
अंडर रूट ऑफ सी। इसका मतलब जब अल्फ़ा इंक्रीज करेगी सी डिक्रीज करेगा, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सी जब 0 को अप्रोच करेगा तो अल्फ़ा 1 को अप्रोच करेगी। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड ही है कि व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेज 0 देन अल्फ़ा अप्रोचेज 1 विच इज़ द मैक्सिमम वैल्यू विच इज़ द लिमिटिंग वैल्यू फॉर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। इसका मतलब Oswald dilution law may be stated as for a weak electrolyte which is a binary electrolyte, the degree of dissociation is inversely proportional to the square root of molar concentration, which I have already explained कि degree of dissociation alpha is inversely proportional to square root of concentration, molar concentration. That means जब concentration 0 का अप्रोच करेगी तब अल्फ़ा 1 को अप्रोच करेगा। इसका मतलब अल्फ़ा तब इंक्रीज़ करेगा जब सी डिक्रीज़ करेगा। अब आपको पता है वॉल्यूम जो है 1/c होता है, तो 1/c की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं, वॉल्यूम। तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी अल्फ़ा इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के डी इंटू वी, क्योंकि 1/c इज़ वी। तो दैट मीन्स आप इसको अगेन ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ बोल सकते हो। और यहाँ पे आप अब किस फॉर्म में बोलोगे कि फॉर ए वीक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट degree of ionization is directly proportional, because it is a constant, directly proportional to the square root of volume in liters containing 1 mole of the electrolyte। ठीक है, मतलब अब आपने डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया वॉल्यूम के, जो कि है लीटर्स में। ठीक है, क्यों? क्योंकि मतलब मैंने आप कंसंट्रेशन की जगह वॉल्यूम लिख दिया, तो वॉल्यूम इज़ 1/c। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ की स्टेटमेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है गर्ल्स, इसको ध्यान से कर लेना है आपने, ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, तो बस हमने दो तरह से इसको बोला कि ये बोलता है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी अल्फ़ा जो है वो इंक्रीज़ करेगा, और अगर वॉल्यूम की फॉर्म में ले रहे हैं तो जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगी अल्फ़ा इंक्रीज़ करेगा, बिकॉज द टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, दिस वॉज अबाउट ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, और अब हमने करना है नेक्स्ट, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी सिंपल टॉपिक, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ, आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, तो मतलब अभी हमने बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट लिया विच इज़ अ वीक, अब हम वीक एसिड और वीक बेस ले लेंगे, बिल्कुल सिंपल उसी फॉर्म में करेंगे, बट नाउ वी विल टेक आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो कैन बी डिटर्मिन्ड यूजिंग ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इन वाटर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है वही बात है कि स्ट्रॉन्ग एसिड की तो हम बात नहीं करेंगे बिकॉज दे आर कम्प्लीटली आयोनाइज्ड, तो जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की बात होगी वो सिर्फ वीक एसिड के लिए होगी। अब स्ट्रेंथ ऑफ मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड्स कैन बी कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ देयर आयोनाइजेशन कांस्टेंट, और एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट वी आर रिप्रेजेंटिंग बाय Ka, where A stands for acid। इसका मतलब हो गया कि आपको दो वीक एसिड अगर दिए जाते हैं, जैसे एक आपको एसिटिक एसिड दे दिया जाता है और एक HCN दे दिया जाता है, दोनों वीक एसिड हैं, लेकिन फिर भी आपस में इनकी स्ट्रेंथ कैसी है एक दूसरे के कंपैरिजन में, विच इज़ मोर वीक एंड विच इज़ स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आपस में कंपैरिजन अगर करना है इनका, तो दैट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। वही लिखा है यहाँ पे कि relative strength of weak acids can be compared in terms of their ionization constant। For example उसी टर्म्स में करेंगे, एक वीक एसिड लिया हमने, एक्वस सॉल्यूशन लिया उसका, तो उसकी आयोनाइजेशन इस तरह से हुई। ठीक है, Ha प्लस वाटर, हाइड्रोनियम आयन प्लस A नेगेटिव, और ये क्योंकि वीक है इसलिए एक डायनामिक इक्विलिब्रियम बन गया। सपोज करते हैं कंसंट्रेशन इसकी स्टार्टिंग में C है, तो और ये 0 है, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं बनेंगे स्टार्टिंग में सिर्फ आपके पास रिएक्टेंट है। लेकिन एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन अगर अल्फ़ा इज़ द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और आप 1 मोल से स्टार्ट कर रहे हो, तो एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, C1 माइनस अल्फ़ा, और इसकी C अल्फ़ा, इसकी भी C अल्फ़ा। उसी तरह से आप लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगाओगे इसको, तो Ka, क्योंकि हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट की बात कर रहे हैं एसिड के, तो जब मैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगाऊंगी तो आपके पास क्या बन जाएगा, this concentration divided by this concentration multiplied by this concentration divided by this concentration and this। और क्योंकि आपको पता है वाटर इज़ अ सॉल्वेंट, इसकी कंसंट्रेशन हम कांस्टेंट लेते हैं, मतलब मैंने इसको किस फॉर्म में लिखा, इस फॉर्म में, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन A नेगेटिव कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय
मोलर कंसनट्रेशन ऑफ HA, मोलर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर। ये है जब मैंने इस पे लगाया एक लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि मैं एसिड की बात कर रही हूँ तो आई एम अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम टू वीक एसिड। ठीक है, तो अब आपकी सबकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट किया आपने। दिस इज सी अल्फा, दिस इज सी अल्फा, दिस इज C1 माइनस अल्फा। पानी की कंसनट्रेशन एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसको अगर मैं KD लिखती हूँ यहाँ पे, तो मैं इसको लिख सकती हूँ KD मल्टीप्लाइड बाय वाटर इज इक्वल टू दिस, दैट इज हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन A नेगेटिव कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय HA कंसनट्रेशन, दिस इज द कांस्टेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, वाटर इज द सॉल्वेंट एंड इसकी कंसनट्रेशन कांस्टेंट मानी जाती है, तो ये इक्वल टू KA हो जाएगा। KD इंटू वाटर इज KA। तो बस ये KA की वैल्यू जब मैंने पुट की तो हमारे पास आ गया C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। क्योंकि हम वीक एसिड की बात कर रहे हैं तो वीक एसिड के लिए 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि अल्फा कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू 1 बिकॉज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज़ वेरी वेरी लेस। तो 1 माइनस अल्फा को इक्वल टू 1 कर देंगे तो हमारे पास KA की वैल्यू आ जाएगी C अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ KA अपॉन C। दिस इज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ अ वीक एसिड। ठीक है, तो ये आपके पास है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक एसिड। ठीक है, तो दिस इज आयनाइजेशन कांस्टेंट KA। तो बोलने का मतलब है कि अगर आपको दो एसिड्स दे दिए जाए, एक एसिटिक एसिड दे दिया जाए, एक HCN दे दिया जाए, और दोनों ही वीक एसिड हैं, लेकिन आपस में अगर इनको कंपेयर करना है आपने कि विच ऑफ द टू इज़ मोर वीक, तो KA की वैल्यू, जिसकी KA वैल्यू ज़्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जिसकी KA वैल्यू कम होगी वो वीक एसिड होगा। ठीक है, तो relative strength of the two weak acids can be compared on the basis of आयनाइजेशन कांस्टेंट। और इसी में अगर मैं आपको बोलूँ कि इसकी कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, दैट इज C अल्फा। ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C अल्फा। उसी सेंस में बिल्कुल हम करेंगे आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस। अगेन वीक एसिड, वीक बेस ले रहे हैं गर्ल्स, वीक बेस इज BOH, उसकी आयनाइजेशन हो रही है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है बिकॉज इट इज़ अ वीक। तो आपके पास कंसंट्रेशन इनिशियली ये है, इक्विलिब्रियम पे ये बनी, तो यहाँ पे KB की वैल्यू क्या आई आपके पास, वही आपने अप्लाई किया लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम टू दिस इक्वेशन। तो BH प्लस मोलर कंसनट्रेशन OH माइनस मोलर कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय BOH। ये KB क्या है आपके पास, दिस KD इंटू वाटर, दिस इज KB। ठीक है, क्योंकि आपने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई किया है इसको, तो KD इज इक्वल टू दिस कंसनट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय दिस कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय दिस कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय दिस कंसनट्रेशन, दिस इज KD। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन फिर जब मैं KD को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्यों? क्योंकि दिस इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, सॉल्वेंट कंसनट्रेशन इज ऑलवेज टेकन कांस्टेंट, तो ये एक और कांस्टेंट बन गया एंड दैट इज KB। तो KB आपके पास ये आ गया, सारी वैल्यूज आपने इसमें पुट की, C अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा। अगेन क्योंकि वीक बेस है तो अल्फा कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू 1, तो 1 माइनस अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, तो KB इज C अल्फा स्क्वायर। ठीक है, एंड अल्फा इज अंडर रूट ऑफ KB अपॉन C। बोलने का मतलब है कि अगर आपको दो वीक बेसिस दे दिए जाएं और उनको कंपैरिजन करने को बोला जाए कि कौन ज़्यादा वीक है, तो जिसकी KB वैल्यू कम होगी वो ज़्यादा वीक होगा, जिसकी KB वैल्यू ज़्यादा होगी वो उसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होगा। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस, वीक बेसिस कैन बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ KB वैल्यू। और इसी में अगर आपको OH की कंसंट्रेशन पूछी जाए निकालने को, तो दैट इज अगेन C अल्फा, वो आपने पहले निकाल दी कि एट इक्विलिब्रियम इसकी कंसंट्रेशन भी C अल्फा हो जाएगी, इसकी भी C अल्फा, वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, कि टोटल मॉलिक्यूल का कितना फ्रैक्शन आयोनाइज हुआ। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। और जब आयोनाइजेशन की बात है तो ऑब्वियस है वी आर टॉकिंग अबाउट वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। और लास्ट में एक टॉपिक है दैट इज़ वेरी सिंपल, आयोनाइजेशन कांस्टेंट एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब हम बात करेंगे वाटर की, तो याद रखना है गर्ल्स, वाटर इज ऑल्सो अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे भी आयोनाइजेशन कांस्टेंट की बात होगी बिकॉज वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड इट अंडरगोज सेल्फ आयोनाइजेशन। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास, वाटर की आयोनाइजेशन हुई H प्लस और OH माइनस, और जब मैंने इस पर इक्विलिब्रियम लगाया, फर्स्ट आई एम अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो मैं इसको क्या बोल दूंगी,
के ले लो चाहे के डी ले लो, आपकी मर्जी है। तो के इज़ दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस कंसनट्रेशन मोल्स पर लीटर में। अब दिस इज़ कांस्टेंट बिकॉज सॉल्वेंट कंसनट्रेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो इसको मैं जब इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो ये एक कांस्टेंट और बन जाएगा, जिसको मैं क्या बोल रही हूँ, के डब्ल्यू। ठीक है, दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट, बोथ आर मल्टीप्लाइड, अगेन वन कांस्टेंट दैट इज के डब्ल्यू। के डब्ल्यू इज मोलर कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस, मोलर कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस, एंड दिस इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, तो के डब्ल्यू इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और यू कैन कॉल्ड इट आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो आयनिक प्रोडक्ट वाटर का क्या बन रहा है, H प्लस मोलर कंसनट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH माइनस मोलर कंसनट्रेशन। ठीक है, इसको आयनिक प्रोडक्ट बोल देंगे गर्ल्स, और इसको आयनाइजेशन कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, दिस इज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो आयनिक प्रोडक्ट क्या बना, इसकी कंसनट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय इसकी कंसनट्रेशन। और आज में हमेशा रिमेंबर रखना है कि प्योर पानी में जो हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन होती है वो इक्वल होती है हाइड्रोक्साइड आयन की कंसनट्रेशन से, और वो इक्वल होती है 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर के। ठीक है, तो याद रखना है इन प्योर वाटर। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर वाटर। तो उसमें दोनों की कंसनट्रेशन बराबर होती है, और वो होती है 10⁻⁷ मोल पर लीटर। तो अगर के डब्ल्यू मैंने निकालना है तो ये भी 10⁻⁷ होगा, ये भी 10⁻⁷ होगा। तो के डब्ल्यू क्या आ जाएगा, 10⁻⁴ मोल स्क्वेयर पर लीटर स्क्वेयर, बिकॉज दिस इज इन मोल पर लीटर, दिस इज इन मोल पर लीटर। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज 1 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर, सॉरी 1 × 10⁻⁴ मोल स्क्वेयर पर लीटर स्क्वेयर। एक चीज़ ये याद रखनी है। दूसरा ये याद रखना है कि हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन 1 × 10⁻⁷ होती है, हाइड्रोक्साइड की कंसनट्रेशन भी 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर होती है। इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, वो हम बाद में करेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस डिसोसिएशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस एंड वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट इंक्रीजेस। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, वो आपने पहले भी देख लिया कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा आयनाइजेशन इंक्रीज करेगी, डिसोसिएशन इंक्रीज करेगी, और देयरफॉर के डब्ल्यू दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर विल ऑल्सो इंक्रीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है ये आपको, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपका हो गया आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। इसके बाद नेक्स्ट हम pH डिस्कस करेंगे, जो बहुत इजी टॉपिक है, आपने पढ़ा भी है +2 में। ठीक है, तो वी विल डिस्कस अबाउट pH इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।